हमारा आज का कॉलम है खून चका ईरान बाय फेमस राइटर सुहेल वरेज। शायर इनकलाब जोश मली आबादी ने ईरान के हालात पर जो कहा था वो आज वहाँ हो रहा है। यही ईरान है जो खून चका है, जहाँ था कभी एक जहान आफरीन। मशरिक और मगरिब की हज़ारों साला आवेजिश में ईरान मशरिक की अलामत और यूनान और उसके इत्तहादी मगरिब की अलामत थे। सिकंदर आज़म 326 काफ मिम में ईरान पर इसलिए हमला आवर हुआ था कि वो यूनान की माजी की शिकस्तों का ईरान से बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जिस हिस्से को सिकंदर आज़म ने फतह किया तो वो रजवाड़ों पर मुश्तमिल था, मगर सिकंदर आज़म दरियाए आमू, दरियाए जहलम और दरियाए सिंध को ईरान ही का पछवाड़ा और दुनिया का आखिरी कोना समझता था। यूनान के साथ ईरान की जंगों में जहां ईरानी सूरमा आगे आगे होते थे, वहां वादिये सिंध और वादिये आमू के जवान भी मौजूद होते थे। गोया मशरिक व मगरिब की आवेजिश में चाहते ना चाहते हुए इस खित्ते के लोग भी शामिल थे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामानई की शहादत के हवाले से हालात पहले से निशानदही कर रहे थे। मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे थे। न्यूक्लियर डील के हवाले से ईरान के सुप्रीम कमांडर झुकने को तैयार नहीं थे और गालिबन सदर ट्रंप इससे कम मुज़ाकरात को गैर अहम समझते थे। मुज़ाकरात के हालिया दौर में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान भी शामिल था। शुरू में ये भी इशारा दिया गया था कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। इस हवाले से सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के मुशीर और मुआविन वटकोफ भी रजामंदी दे चुके थे, मगर ईरान ने आखिरी वक्त पर ओमान को इन मुज़ाकरात के लिए तरजीह दी। जूं ही वटकोफ ने सदर ट्रंप को मुज़ाकरात के नाकाम होने की इत्तला दी, उसी लम्हे ईरान की क़यादत को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी शुरू हो गई। याद रहे, जंग के पिछले मरहले में पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था, जिस पर ईरानी पार्लिमान और बाद में ईरानी क़यादत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया था। ताहम इस बार पाकिस्तान ने ईरान के मौक़िफ़ की फिर खुलकर हिमायत की, लेकिन मुज़ाकरात में वो कोई किरदार अदा न कर सका, क्योंकि ईरानी क़यादत ने ओमान के ज़रिए मुज़ाकरात किए। आयतुल्ला खामनई गुज़श्ता 40 साल से ईरान के नज़रियाती लीडर और स्ट्रेटेजिक कायद थे। उन्होंने तारीख़ में पहली बार फ्रंट से दिफा की हिकमत अमली को अपनाया। इस हिकमत अमली ने अमरीका और इसराइल को लबनान में हिज़्बुल्लाह, गज़ा में हम्मास, साम में फ़ातिमियोन और ज़ैनबियोन दस्तों, इराक़ में रज़ाकारों और यमन में होथियों से उलझाए रखा। नतीजतन 40 बरस तक जंग ईरान से दूर दूसरे मुल्कों में सरहदों पर लड़ी जाती रही और ईरान खुद दिफाई हिसार में महफूज रहा। ईरान ने साम में बशार अल असद की हुकूमत के बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, हत्ता कि रूस को अपना हलीफ बनाकर उसकी भी पूरी मदद ली। मगर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद वाज़े हो गया था कि ईरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मुमताज़ ईरानी निजाद स्कॉलर वली नसर, जिनकी अमरीका की पॉलिसी साज हलकों में रसाई है, वो अपनी किताब ईरान की ग्रैंड स्ट्रेटजी में लिखते हैं कि साम में असद हुकूमत के दिफा के मामले पर तेहरान के साबिक मेयर ग़ुलाम हुसैन ने बरमला इख्तिलाफ किया था, मगर सुप्रीम लीडर साम के दिफा को ईरान का दिफा और गज़ा और लबनान जाने के सामी रास्तों को अपनी हिकमत अमली की कामयाबी के लिए नागुज़ीर समझते थे। इसीलिए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का इब्तदा में सामी हुकूमत की रिट बहाल करने में अहम तरीन किरदार रहा। वली नसर के मुताबिक साम में लड़ने वाले फ़ातिमियोन के दस्तों में ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हज़ारा नौजवान और ज़ैनबियोन में लड़ने वाले शिया पाकिस्तानी रज़ाकार शामिल थे। ये दस्ते साम में शिया मुक़द्दस मकाबिर का तहफ़्फ़ुज़ करते और असद हुकूमत की तरफ से उसकी दुश्मन ISIS का मुकाबला भी करते। इससे पहले वली नसर ने अपनी मशहूर ज़माना किताब द शिया रिवाइवल में ईरानी और इराक़ी 2 शिया मकातब फ़िक्र का तफसीली जायज़ा पेश किया था, जिसके मुताबिक इराक़ी शिया मकतब फ़िक्र अहले सुन्नत के तसव्वुफ़ मकतब फ़िक्र के करीब तर है, जबकि ईरानी मकतब फ़िक्र क़ुम के शिया स्कॉलर्स की तशरीहात के करीब तर है। इस किताब में ईरान से लेकर शाम, इराक़ और लुबनान तक फैली हुई पट्टी के सऊदी अरब के शिया शहरों तक फैलाव की तफसीली तहक़ीक़ शामिल थी। लगता यूं है कि इसराइल की गज़ा में हमास और लुबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई पसे पर्दा जंग दरअसल ईरान की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के ग्रैंड प्लान ही के तहत थी। अमरीका और इसराइल इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि गज़ा में हमास की नज़रियाती ट्रेनिंग और असलहा की सप्लाई ईरान से बरास्ताए शाम आती थी। लुबनान में हिज़्बुल्लाह का ईरान के सुप्रीम कमांडर से रूहानी और मजहबी राब्ता बहुत ही वाज़े और मजबूत था। गज़ा की लड़ाई और फिर लुबनान में हिज़्बुल्लाह की पेजर के ज़रिए तबाही ईरान को तन्हा करने और अपने इत्तेहादियों से महरूम करने की कोशिश थी।
ولی نصر نے ایران کی گرینڈ اسٹریٹجی میں لکھا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کو مکمل یقین تھا کہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے امریکہ کے ایران پر دباؤ کا اصل مقصد ایٹمی ڈیل نہیں بلکہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے جب لیبیا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مغرب سے ڈیل کی تو آیت اللہ علی خامنئی نے اسے قذافی کی بے وقوفی کہا تھا، اور بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ نیوکلیئر ڈیل کے باوجود صدر قذافی کی نہ صرف حکومت ہٹائی گئی بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ ولی نصر نے لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے ایک محفل میں جنگ احد کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اکیلے رہ گئے تھے، مگر وہ ڈٹ کر جرأت مندی سے مقابلہ کرتے رہے۔ اس موقع پر ان کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ جنگ احد کی مثال دینے کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ جتنا بھی دباؤ آ جائے، آیت اللہ علی خامنئی کسی صورت نہیں جھکیں گے اور اکیلے بھی مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے شہید ہو کر اپنے قول کو سچ کر دکھایا۔ علامہ اقبال کے مرشد مولانا روم نے ایران کے بارے میں کہا تھا، ایران چو باغ بدھ پر لانا و سوسن، اکنو شدہ صحرا نہ گل دارد نہ گلشن۔ ایران کبھی باغ تھا جس میں لالا و سوسن کے پھول ہوتے تھے، مگر اب یہ ایک ریگستان بن چکا ہے جس میں نہ کوئی گل ہے اور نہ باغ۔ اگر تو عراق، شام، لیبیا اور غزہ پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ انتشار پھیلا ہوا ہے۔ ان ملکوں میں مضبوط حکومتوں کی بجائے افتراق اور خانہ جنگی جاری ہے۔ ایران میں کوئی منظم اپوزیشن نہیں۔ رضا پہلوی کا بیٹا ایران کو چلانے کے قابل نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے پڑوسی ملک میں انتشار اور خانہ جنگی ہوگی تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ عالم اسلام میں کوئی بھی معتبر اور موقر لیڈر ایسا نہیں جو بین الاقوامی حالات کا ادراک کرتے ہوئے ملک میں پھیلتی ہوئی انارکی کو روک سکے۔ پاکستانی قیادت بین الاقوامی طور پر اپنا نام اور مقام بنا چکی ہے، مگر عالم اسلام کی آپس میں تقسیم انہیں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرنے دے رہی۔ بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی مسلمان ملک افغانستان نے خود ہمیں ہی نشانہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی، جانیں قربان کیں اور دنیا کو ناراض کر کے بھی ان کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑی۔ اس وقت ہر کوئی اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو افغانستان کے اندر سے آنے والے حملہ آوروں کے تدارک پر فوکس کرنا ہوگا۔ پاکستان فرسٹ کے اصول کو مد نظر رکھ کر افغانستان کی نام نہاد اسلامی حکومت کو وہ سبق سکھانا چاہیے کہ آئندہ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.